व्याख्यान 24 लेक्चर 24 साधारण स्नायविकता। पिछले व्याख्यान में हमने जिस कठिन प्रश्न पर विचार किया उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं उस विषय को छोड़ देता हूँ और आप कुछ समय के लिए अपने श्रोताओं की ओर ध्यान देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप असंतुष्ट हैं। आपने सोचा था कि मनोविश्लेषण का सामान्य परिचय बिल्कुल दूसरी ही तरह की चीज होगी। आपको आशा थी कि सिद्धांतों के बजाय जीवन के उदाहरण पेश किए जाएंगे। आप मुझसे कहेंगे कि उन दो बच्चों की कहानी ने, जिनमें से एक निचली मंजिल में और दूसरा ऊपर रहता था, स्नायु रोग के कारण पर कुछ रोशनी डाली, पर वह एक मनगढ़ंत दृष्टांत के बजाय वास्तविक होना चाहिए था। या आप कहेंगे, जब मैंने शुरू में आपके सामने दो लक्षणों का वर्णन किया था, भरोसा रखिए वे काल्पनिक नहीं थे और उनका समाधान तथा रोगियों के जीवन से उनका संबंध सूत्र पेश किया था, तब उससे लक्षणों के अर्थ पर कुछ प्रकाश पड़ा था और आपने आशा की थी कि मैं उसी तरह आगे चलता रहूंगा। ऐसा करने के बजाय मैंने आपको बहुत समय लेने वाले और बड़े अस्पष्ट सिद्धांत बताए जो कभी पूरे ना हुए और उनमें मैं कुछ न कुछ जोड़ता ही रहा। मैं ऐसे अवधारणाओं की चर्चा करता रहा जिनका मैंने अभी आपको परिचय नहीं दिया था। मैंने वर्णनात्मक व्याख्या छोड़कर गतिकीय पहलू से व्याख्या शुरू कर दी और फिर इसे भी छोड़कर तथाकथित आर्थिक व्याख्या शुरू कर दी। आपके लिए यह समझना कठिन कर दिया कि इनमें से कितने पारिभाषिक शब्दों का अर्थ एक ही है और वे सिर्फ बोलने की सुविधा के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। मैंने विस्तृत अवधारणाएं पेश की हैं, जैसे सुख सिद्धांत और यथार्थता सिद्धांत की और जाति चरितीय परिवर्तन की, वंशागत अवशेष की, और फिर आपके सामने कोई बात स्पष्ट करने के बजाय मैंने उन्हें आपके देखते देखते आपकी नजरों से ओझल हो जाने दिया। मैंने स्नायु रोगों के अध्ययन की भूमिका उन बातों से क्यों शुरू नहीं की जो आप सब स्नायविकता के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बहुत समय से आपकी दिलचस्पी जगा रखी। यह स्नायविक व्यक्तियों के खास तरह के स्वभाव, मानवीय समागम और बाहरी प्रभावों पर उनकी दुर्बोध प्रतिक्रियाएं, उनकी उत्तेजनशीलता और उनकी अविश्वसनीयता और किसी काम में सफल होने की उनकी असमर्थता से इसे क्यों शुरू नहीं किया। मैंने स्नायविकता के सरल प्रतिदिन दिखाई देने वाले रूपों की व्याख्या से एक एक कदम बढ़ते आपको उसके उग्र गूढ़ रूपों तक क्यों नहीं पहुंचाया। सच पूछिए तो मैं इनमें से किसी भी बात से इनकार नहीं करता या यह नहीं कहता कि आपका कहना गलत है। मुझे अपनी प्रतिपादन क्षमता से इतना प्रेम है कि मुझे इसकी हर कमी में एक विशेष आकर्षण दिखाई देता है। मैं स्वयं यह समझता हूँ कि अगर मैं दूसरे तरीके से चलता तो अधिक अच्छा रहता, और सच पूछिए तो मेरा यही इरादा था, पर आदमी सदा तर्कपूर्ण योजना पर चल नहीं पाता। प्रायः ऐसा होता है कि सामग्री में कोई ऐसी चीज भी आ पड़ती है या प्रतिपादन सामग्री का ही कोई ऐसा अंश बीच में आ कूदता है जो मनुष्य पर हावी हो जाता है और उसे अपने सोचे हुए रास्ते से हटा देता है। सुपरिचित सामग्री को सिलसिले से सजाने जैसा मामूली काम भी पूरी तरह कर्ता की इच्छा के अधीन नहीं रहता। यह अपने ही तरीके से बाहर आता है और आदमी बाद में आश्चर्य भी कर सकता है कि यह ऐसा क्यों हुआ और इससे भिन्न रूप से क्यों नहीं हुआ। संभवतः इसका एक कारण यह है कि मेरे मूल प्रतिपाद्य अर्थात मनोविश्लेषण के परिचय में स्नायु रोगों के विषय से संबंधित अंश नहीं समाता। मनोविश्लेषण का परिचय या भूमिका में गलतियों और स्वप्नों का अध्ययन ही आता है। स्नायु रोग का सिद्धांत तो स्वयं मनोविश्लेषण ही है। मैं नहीं समझता कि इतने थोड़े से समय में आपको इस तरह बहुत सघन रूप के अलावा और किसी अन्य तरह स्नायु रोगों के सिद्धांत की भीति सामग्री की कुछ जानकारी दे सकता था। इससे मुझे लक्षणों का अर्थ और तात्पर्य और साथ ही लक्षण निर्माण की बाहरी और भीतरी दशाएं और तंत्र उनके उपयुक्त सिलसिले में आपके सामने पेश करती थी। यह पेश करने की कोशिश मैंने की है। मोटे रूप में मनोविश्लेषण आज जो कुछ आपके सामने रख सकता है यह उसका सार भाग है। इसके साथ साथ राग और उसके परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और अहम के बारे में भी कुछ कहा गया है। आरंभिक व्याख्यानों से आप हमारी विधि के मुख्य सिद्धांतों के लिए और अचेतन के तथा दमन प्रतिरोध के अवधारणाओं से संबंधित मोटी बातों के लिए पहले तैयार हो चुके थे।
आगे के एक व्याख्यान में आपको यह पता चलेगा कि किस तरह मनोविश्लेषण आगे जारी रहेगा। अब तक मैंने आपसे यह बात नहीं छिपाई है कि हमारे सब प्रमाण स्नायविक रोगों की सिर्फ एक समूह है, अर्थात स्थानांतरण स्नायु रोग के अध्ययन से निकले हैं। और इसी तरह मैंने रक्षा निर्माण के तंत्र की जांच पड़ताल सिर्फ हिस्ट्री या स्नायु रोग की पेश की है। यद्यपि संभवतः आपको कोई बहुत सागोपाग जानकारी नहीं हासिल हुई होगी और छोटी छोटी बात आपको याद नहीं रही होगी, फिर भी मुझे आशा है कि आपको मोटे तौर पर यह पता चल गया है कि मनोविश्लेषण किन साधनों से कार्य करता है या किन समस्याओं पर विचार करता है और यह कौन से परिणाम पेश कर सकता है। मैंने कहा था कि आप मन में यह चाहते थे कि मैंने स्नायु रोगों का विषय स्नायु रोगी के व्यवहार के वर्णन से और इन बातों के वर्णन से कि वह अपने रोग से किस तरह दुख उठाता है और अपने आप को इससे किस तरह बचाता है और किस तरह स्वयं को उसके अनुकूल बना लेता है शुरू किया होता। निश्चित ही यह बड़ा मनोरंजक विषय है, अध्ययन करने योग्य है और इसमें इलाज करना कुछ कठिन भी नहीं। तो भी इस पहलू से शुरू करने के विरुद्ध कुछ तरीके हैं। खतरा यह है कि अचेतन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, राग या लिबिडो के बहुत अधिक महत्व की ओर ध्यान न दिया जाएगा और प्रत्येक चीज वैसी ही मान ली जाएगी जैसी वह रोगी के अपने अहम को दिखाई देती है। अब यह स्पष्ट है कि उसका अहम विश्वसनीय और निष्पक्ष प्रमाण नहीं है। आखिरकार अहम वही बल है जो अचेतन के अस्तित्व से इनकार करता है और जिसने इसका दमन कर रखा है। तो फिर जहाँ अचेतन का संबंध है वहाँ हम इसकी ईमानदारी का कैसे भरोसा कर सकते हैं? जिसका दमन किया गया है उसमें सबसे मुख्य चीज यौन प्रवृत्ति ही है। यह बिल्कुल साफ है कि हमको इस मामले में अहम का जो दृष्टिकोण है उससे उस दमित यौन प्रवृत्ति की मात्रा और उसके महत्व का कभी भी पता नहीं चल सकता। जैसे ही हमें दमन की प्रवृत्ति यह स्वरूप समझ में आने लगता है, वैसे ही हमसे कहा जाता है कि द्वंद्व में लगे हुए दोनों पक्षों में से किसी एक को और विशेष रूप से विजयी पक्ष को अधिक महत्व ना दो। हमें पहले ही यह चेतावनी दे दी जाती है कि अहम जो कुछ हमें बताता है उससे हम गलत रास्ते पर न चल पाए। अहम की गवाही के अनुसार ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वह ही सारे समय सक्रिय बना रहे और लक्षण इसी की इच्छा से और इसी के द्वारा पैदा होते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सीमा तक इससे निष्क्रिय रहकर कार्य किया है। उस तथ्य को यह उस समय छिपाने की कोशिश करता है और अपनी शान बढ़ाता है। यह सच है कि यह सदा अपने दिखावटी रूप को कायम न रख पाता। मनोग्रस्तता रोग के लक्षणों में यह स्वीकार कर लेता है कि इसका किसी शत्रु से मुकाबला हो रहा है जिसका यह डटकर विरोध करता है, जो अहम की झूठी बातों को और उनके पूरे अर्थ में न लेने की चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देता और निश्चित ही आराम से चलता रहता है। उससे उस सारे विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा जो मनोविश्लेषण को अचेतन यौन प्रवृत्ति और अहम के निष्क्रिय रूप पर बल देने के कारण भुगतना पड़ता है। वह एल्फ्रेड एडलर के इस विचार से सहमत हो सकता है कि स्नायविक चरित्र स्नायु रोग का परिणाम न होकर कारण है, पर वह लक्षण निर्माण की एक भी ब्यौरे की बात या एक भी स्वप्न की व्याख्या नहीं कर सकेगी। आप पूछेंगे, क्या यह नहीं हो सकता कि मनोविश्लेषण द्वारा प्रकट किए गए अन्य व्याख्याओं की तरह की पूरी तरह उपेक्षा किए बिना स्नायविकता और लक्षण निर्माण में अहम के कार्य को ठीक रूप में समझा जा सके? मेरा उत्तर यह है कि ऐसा हो सकना चाहिए और किसी न किसी समय यह किया भी जाएगा। पर मनोविश्लेषण के करने के लिए जो काम इस समय पड़ा है वह यहाँ से करना उपयुक्त नहीं। यह भविष्यवाणी अवश्य की जा सकती है कि किस जगह जाकर इस काम को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। कुछ और स्नायु रोग जिन्हें हम सौरतिक नार्सिसिस्टिक स्नायु रोग कहते हैं, जिसमें अहम उन स्नायु रोगों की अपेक्षा जिन पर हमने पहले विचार किया है अधिक गहरा उलझा होता है। इन रोगों की विश्लेषण द्वारा जांच करके हमें अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय रूप से यह निश्चित कर सकते हैं कि स्नायु रोगों में अहम का कितना कार्य होता है। परंतु अपने स्नायु रोग से अहम के जो संबंध है उनमें से एक इतना प्रमुख था, वह शुरू से ही पूरी तरह समझ में आता था। यह कभी भी अनुपस्थित नहीं प्रतीत होता, पर सबसे अधिक स्पष्ट रूप से यह उस रोग में दिखाई देता है जिसे हम उपघातज स्नायु रोग कहते हैं, जिसे हम समझ नहीं सकेंगे।
आपको यह जानना चाहिए कि स्नायु रोग के सब विविध रूपों के कारण और तंत्रों में बार बार वही कारक क्रिया करते दिखाई देते हैं। बात इतनी ही है कि किसी प्रारूप में कोई एक कारक और किसी प्रारूप में कोई दूसरा कारक लक्षण निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे किसी थिएटर कंपनी के कार्यकर्ताओं में होती है। प्रत्येक कार्यकर्ता एक विशेष प्रकार का पार्ट लेता है, नायक का, विदूषक का, खलनायक का आदि। उनमें से प्रत्येक अपने लिए कोई एक काम चुन लेता है। इस तरह कल्पनाएं जो लक्षणों में रूपांतरित होती हैं किसी रोग में इतनी व्यक्त नहीं होती जितनी हिस्टीरिया में प्रति आवेश, एंटी कैथेक्सिन या अहम की प्रतिक्रिया निर्माण मनोग्रस्तता रोग के चित्र में सबसे प्रधान होते हैं। जिस तंत्र को स्वप्नों में परवर्ती विसर्जन कहा गया था वह पैरानोइया की भ्रमों में सबसे प्रमुख होता है। उपघातज स्नायु रोगों में विशेष रूप से उनमें जो युद्ध के आतंक से पैदा होते हैं, एक स्वार्थपूर्ण अहम मूलक प्रेरक भाव, रक्षा और अपने हित की दशा में होने वाला प्रयत्न विशेष रूप से दिखाई देता है। शायद यह अकेला रोग को जन्म ना दे सकता, पर यह रोग को अपना सहारा दे देता है और एक बार रोग बन जाने के बाद यह उसे कायम रखता है। इस प्रवृत्ति का लक्ष्य अहम को उन खतरों से बचाना है जो अपनी सन्निकटता से रोग पैदा करते हैं। यह तब तक इलाज भी नहीं होने देता जब तक कि उन खतरों का फिर पैदा ना होना असंभव ना लगने लगे या उठाए गए खतरे के बदले में कोई क्षतिपूर्ति ना मिल जाए। अहम स्नायु रोग और सब रूपों के जन्म और पोषण में इसी तरह की दिलचस्पी रखता है। हम पहले कह चुके हैं कि अहम लक्षणों को इसलिए सहारा देता है क्योंकि उसके एक पहलू से दमनकारी अहम प्रवृत्ति को संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा लक्षण निर्माण द्वारा द्वंद्व का समाधान सबसे अधिक सुविधाजनक और सुख सिद्धांत के सबसे अधिक अनुसार है, क्योंकि इससे निस्संदेह अहम बहुत कठोर और कष्टदायक भीति श्रम से बच जाता है। सचमुच ऐसे रोगी आए हैं जिनमें स्वयं डॉक्टर को यह मानना पड़ता है कि स्नायु रोग द्वारा द्वंद्व का समाधान सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक हानिरहित और सबसे अधिक सहाय है। इसलिए यह सुनकर आश्चर्य मत कीजिए कि कभी कभी डॉक्टर स्वयं उस रोग का समर्थक बन जाता है जिसको वह दूर करवाए। वह जीवन की सब स्थितियों में स्वास्थ्य के बारे में कठमोलापन नहीं अपना सकता। वह जानता है कि दुनिया में स्नायु रोग के कष्ट के अलावा और दूसरे कष्ट भी हैं जो वास्तविक और अटल हैं, और आवश्यकता मनुष्य से यह भी कह सकती है कि वह इन कष्टों पर अपना स्वास्थ्य कुर्बान कर दे। और डॉक्टर जानता है कि एक आदमी के इस तरह कष्ट सहने से दूसरे बहुत सारे लोग असीम कष्ट से बच सकते हैं। इसीलिए यद्यपि हर स्नायु रोगी के बारे में कहा जा सकता है कि उसने रोग में पलायन किया है, अर्थात रोग को कष्ट कम करने वाला समझकर उसने पलायन किया है, पर यह मानना ही होगा कि बहुत से रोगियों में यह पलायन पूर्णतः उचित होता है। और जिस डॉक्टर ने इस हालत को समझ लिया वह बिना कुछ कहे और रोगी के हित का विचार करके इलाज से हाथ खींच लेगा। पर इन अपवादों की ओर ध्यान न देकर हमें आगे विचार करना चाहिए। सामान्यतया यह दिखाई देता है कि स्नायु रोग में पलायन करके अहम को एक तरह का भीतरी रोग लाभ अर्थात रोग के द्वारा सुविधा मिल जाती है। कुछ अवस्थाओं में मूर्त बाहरी लाभ जो यथार्थता में कभी कम और कभी अधिक महत्व का होता है उसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। इस तरह का आम उदाहरण लीजिए, जिस स्थिति से उसका पति क्रूर व्यवहार करता है और निर्दयता पूर्वक उसका शोषण करता है, वह प्रायः सदा स्नायु रोग में समा लेती है, बशर्ते कि उसका स्वभाव इसे ग्रहण कर सके। यह बात तब होती है जब वह स्त्री इतनी कायर या इतनी रूढ़ संस्कारों वाली हो कि वह दूसरे मर्द के साथ गुप्त रूप से अपनी संतुष्टि न कर सके। वह इतनी शक्तिशाली न हो कि वह अपने पति से अलग होने के सब विरोधी सब बाहरी कारणों को चुनौती दे सके और उसे अलग हो सके। यदि उसे अपना भरण पोषण कर सकने या अधिक अच्छा पति पा सकने की आशा ना हो, और सबसे अंतिम बात यह है कि यदि वह अब भी यौन दृष्टि से इस क्रूर व्यक्ति के प्रति प्रबल अनुराग ना रखती है, उसका रोग अपने पति के विरुद्ध किए जा रहे द्वंद्व में उसका ऐसा हथियार बन जाता है जिसका वह अपनी रक्षा के लिए उपयोग कर सकती है या बदला लेने के लिए दुरुपयोग कर सकती है। वह अपने रोग की शिकायत कर सकती है, यद्यपि संभाव्यता उसे अपने विवाह करने की शिकायत का साहस न होगा। उसका डॉक्टर उसका सहायक है। उसके पति को, जो वैसे इतना निर्दय है, उसे छुट्टी देनी पड़ती है। उस पर
पैसा खर्च करना पड़ता है, उसे घर से अनुपस्थित रहने की छूट देनी पड़ती है और इस प्रकार विवाह के अत्याचार से उसे स्वतंत्रता मिलती है। जहाँ रोग के कारण मिलने वाली यह बाहरी यह दुर्घटना मूलक सुविधा जगह भी अधिक होती है और यथार्थ जीवन में ऐसी सुविधा देने वाली स्थानापन्न वस्तु नहीं मिलती। वहाँ आप अपनी चिकित्सा द्वारा इस स्नायु रोग का इलाज करने की बहुत आशा न रखिए। अब आप कहेंगे कि मैंने रोग द्वारा लाभ या सुविधा के बारे में अभी जो कुछ कहा है उससे उस विचार की पुष्टि होती है जिसे मैंने अभी अस्वीकार किया था, अर्थात यह कि अहम स्वयं स्नायु रोग को चाहता है और उसे जन्म देता है। पर जगह ठहरिए, शायद इसका सिर्फ यह तात्पर्य है कि अहम स्नायु रोग को, जिसे रोकने में वह हर सूरत में असमर्थ है, स्वीकार करके पसंद होता है और यदि उसका कुछ लाभ उठाया जा सकता है तो वह उसका अधिक से अधिक लाभ उठाता है। यह तो बात का सिर्फ एक पहलू है। जहां तक यह प्रश्न है कि रोग से सुविधा या लाभ है, वहां तक यह ठीक है कि अहम स्नायु रोग से दोस्ती रखकर बिल्कुल खुश रहता है, पर इसके साथ होने वाले अलाभों और असुविधाओं पर भी विचार करना होगा। आमतौर से शीघ्र ही यह दिख जाता है कि स्नायु रोग को स्वीकार करके अहम ने नुकसान का सौदा किया है। इससे द्वंद्व के समाधान की बहुत भारी कीमत चुकाई है। लक्षणों के कारण होने वाले कष्ट शायद उतने ही खराब हैं जितना वह द्वंद्व था जिसके स्थान पर ये आ गए हैं, और बहुत हद तक ये उसने बहुत खराब भी हो सकते हैं। अहम लक्षणों के दुख से छूटना चाहता है, पर इसको रोग द्वारा दत्त सुविधा या रोग जनित लाभ नहीं छोड़ना चाहते और इसी में उसे सफलता नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा दिखाई देता है कि इन सारे मामले में अहम का कर्तृत्व ऐसा नहीं रहा जैसा कि उसने समझा था, और हमें यह बात ध्यान में रखनी है। यदि डॉक्टर का कार्य करते हुए आपको स्नायु रोगियों के बहुत इलाज करने पड़े तो शीघ्र ही आप यह आशा करना छोड़ देंगे कि जो लोग अपने रोग की बहुत अधिक शिकायत करते हैं वे आपकी सहायता लेने की को सबसे अधिक तत्पर होंगे और सबसे कम कठिनाई पैदा करेंगे। बात इससे भी कोई उल्टी होगी। सब उदाहरणों में आप आसानी से समझ जाएंगे जिस चीज से रोग जनित लाभ की सहायता मिलती है वह दमनों से उत्पन्न प्रतिरोध को और ताकत देती है और इलाज करने की दिक्कतें बढ़ा देती है। एक और तरह का रोग जनित लाभ भी है जो लक्षणों के साथ पैदा होने वाले लाभ के बाद आता है। जब रोग जैसा मानसिक संगठन काफी समय से चला आता है तब अंत में वह एक स्वतंत्र सत्ता का स्वरूप प्राप्त करता मालूम होता है। इसमें आत्म संरक्षण की सी निसर्ग बत्ती दिखाई देती है। वह मानसिक जीवन के दूसरे बलों के साथ, यहाँ तक कि उनके साथ भी जो बुनियादी तौर से इसके विरोधी हैं, एक तरह की संधि कर लेता है। और ऐसे मौके आते रहते हैं जिनमें यह एक बार फिर उपयोगी और समयोचित दिखाई देता है और इस तरह इसे एक द्वितीय कार्य या गौण कार्य मिल जाता है जो इसकी स्थिति को फिर मजबूत बनाता है। रोग शास्त्र का उदाहरण लेने के बजाय हम रोजाना के जीवन का एक प्रमुख उदाहरण लेंगे। कोई समर्थ मजदूर जो अपनी जीविका कमाता है अपने रोजगार में होने वाली किसी दुर्घटना से अंगहीन हो जाता है। वह अब काम नहीं कर सकता पर उसे मुआवजे के रूप में थोड़ी सी सहायता मिलती है और वह यह सीख जाता है कि अपनी अंगहीनता का भिखारी बनकर किस तरह लाभ उठाया जा सकता है। उसका नया जीवन इतना हीन दर्जे का है तो भी वही चीज उसे सहारा देती है जिसने उसके पुराने जीवन को नष्ट किया है। अगर आप उसकी असमर्थता दूर कर दें तो वह कुछ समय के लिए अपनी जीविका से वंचित रह जाएगा, क्योंकि यह सवाल पैदा हुआ कि क्या उसे अब भी उसका पहले वाला काम मिल सकेगा। जब किसी स्नायु रोग में इस तरह रोग का द्वितीय या गौण लाभ उठाया जाने लगता है तब हम उसे पहले वाले की कोटि में रख सकते हैं, दूसरा या गौण रोग जनित लाभ कह सकते हैं। मैं आपको मोटे तौर पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि रोग जनित लाभ के व्यवहारिक महत्व को आप बहुत तुच्छ ना समझें और साथ ही इसके सैद्धांतिक महत्व से बहुत अधिक प्रभावित भी ना हो। पहले दिए गए अपवादों के अलावा भी इस कारक से सदा उन दृष्टांतों का स्मरण हो जाता है जो ओवरलैडर ने फ्रीगेट लेटर में पशुओं में बुद्धि के बारे में दिए। एक अरब एक सीधे पहाड़ के एक ओर काट कर बनाए हुए सके रास्ते पर ऊंट पर चढ़ा जा रहा है। रास्ते के मोड़ पर यह कैक उसे अपने सामने एक शेर दिखाई देता है जो उस पर झपटने को तैयार है। भागने का कोई रास्ता नहीं, एक और खड्ड है और दूसरी ओर सीधा पहाड़। पीछे लौटना और भागना भी असंभव है।
लाचार वह हाथ पांव छोड़ देता है, पर ऊंट ऐसा नहीं करता। वह अपने सवार से एक खड्डे से कूद पड़ता है और शेर देखता रह जाता है। साधारणतया स्नायु रोग द्वारा प्रस्तुत उपाय रोगी को अधिक लाभ नहीं पहुंचाएगा। शायद इस कारण की आखिरकार रक्षा निर्माण द्वारा द्वंद्व का समाधान एक स्वतः होने वाला प्रक्रम है, जो जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है और जिसके होने में मनुष्य को अपनी सर्वोत्तम और उच्चतम शक्तियां त्यागनी पड़ती हैं। यदि चुनाव का मौका हो तो अधिक सम्मान की बात यह होगी वह नियति से धन युद्ध करता हुआ गिरे। अपनी बात साधारण स्नायविकता से सुना हो करने का एक और भी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप यह समझते हो कि मैंने इस कारण ऐसा नहीं किया कि उस समय स्नायु रोगों के यौन उपक्रम की गवाही पेश करना कुछ ज्यादा मुश्किल होता, पर ऐसा समझना गलत है। स्थानांतरण स्नायु रोगों में रक्षकों को निर्वचन पर पहुंचने से पहले निर्वचन के लिए पेश करना पड़ता है, पर जिन्हें असली स्नायु रोग कहते हैं उनके साधारण रूपों में यौन जीवन का कारात्मक महत्व इतना साफ दिखाई देता है कि उसकी ओर ध्यान खिंच जाता है। यह बात मुझे 20 वर्ष पहले पता चली थी, जब एक दिन मैं आश्चर्य से यह सोच रहा था कि स्नायु रोगियों की परीक्षा करते हुए हम उनके यौन जीवन से संबंध रखने वाली सब बातों को क्यों सदा विचार से बाहर छोड़ देते हैं। पर इस प्रश्न पर जांच करने से मेरे रोगियों में मेरी लोकप्रियता कम हो गई, लेकिन बहुत थोड़े से समय में मैं अपनी कोशिशों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जहां यौन जीवन प्रकट है वहां कोई स्नायु रोग, मेरा मतलब है असली स्नायु रोग नहीं होता। यह सच है कि इस कथन में लोगों के व्यक्तिगत अंतरों को बिल्कुल भुला दिया गया है, और इसमें यह भी दोष है कि प्रकट शब्द का सुनिश्चित अर्थ निर्धारित नहीं, पर मोटे तौर पर इसका आज तक महत्व कायम है। उस समय मैंने यहाँ तक किया कि स्नायविकता के कुछ रूपों और कुछ हानिकारक यौन अवस्थाओं में विशिष्ट संबंध सूत्र भी कायम किए। मुझे इसमें संदेह नहीं कि यदि मेरे पास अब भी जांच की वैसी सामग्री हो तो मैं फिर वही परीक्षण कर सकता हूँ। मैंने बहुत बार देखा कि जो आदमी किसी तरह की अधूरी यौन संतुष्टि से, उदाहरण के लिए हस्त मैथुन से आनंद प्राप्त करता है, उसमें असली स्नायु रोग का एक निश्चित प्रारूप होता है, और यदि वह इस यौन जीवन का उतना ही असंतोषजनक कोई और तरीका अपना लेगा तो वह स्नायु रोग भी झटपट दूसरा रूप धारण कर लेगा। उस समय मैं रोगी की अवस्था में होने वाले परिवर्तन से उसके यौन जीवन की रीति में परिवर्तन का अनुमान कर सकता था, और मैं तब अपने निष्कर्षों पर अड़ा रहता था जब तक अपने रोगियों से इस बात की पुष्टि न करा लेता था। यह सच है कि तब से वे दूसरे डॉक्टर ढूंढने का विचार करते थे जो उनकी यौन जीवन में उतनी दिलचस्पी न रखें। उस समय भी यह बात मेरे ध्यान में आए बिना नहीं रही थी कि स्नायु रोग का कारण सदा यौन जीवन ही नहीं दिखाई देता। ठीक है कि एक व्यक्ति किसी हानिकारक यौन अवस्था के कारण रोगी हो जाएगा, पर दूसरा आदमी इसलिए रोगी हो जाएगा कि उसकी संपत्ति नष्ट हो गई या हाल में ही उसे कोई सख्त मस्तिष्क रोग हो गया था। इन विभिन्नताओं का स्पष्टीकरण बाद में हुआ जब अहम और राग में जो परस्पर संबंध होने का संदेह था भी समझ में आया। व्यक्ति तभी स्नायु रोग से पीड़ित होता है जब अहम की राग को किसी न किसी तरह तृप्ति करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अहम जितना अधिक शक्तिशाली होगा वह उतनी ही आसानी से यह कार्य कर लेगा। अहम में आने वाली प्रत्येक कमजोरी का, चाहे वह किसी भी कारण से आए, वही परिणाम होगा जो राग की आवश्यकता में बढ़ोतरी का, अर्थात उससे स्नायु रोग संभव हो जाएगा। अहम और राग में कुछ और भी तथा घनिष्ठ संबंध हैं जिनकी मैं इस समय चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अपने विषय विवेचन में अभी हम वहां नहीं पहुंचे। हमारे लिए सबसे अधिक सारभूत और सबसे अधिक शिक्षाप्रद बात यह है कि स्नायु रोग के लक्षणों को सहारा देने वाला ऊर्जा संचय सदा, और चाहे वह स्नायु रोग किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, राग द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसका इस तरह अप्रकट प्रयोग किया होने लगता है। अब मैं आपको इस असली स्नायु रोगों की और मनोस्नायु रोगों की, जिसके सब पहले समूह स्थानांतरण स्नायु रोगों पर हम अब तक इतना विचार करते रहे, लक्षणों का निश्चायक अंतर बताना चाहता हूँ। असली स्नायु रोग और मनोस्नायु रोग, इन दोनों में ही लक्षण रोग से मिलते चलते हैं, अर्थात वे इसका उपयोग करने के अप्रकट तरीके हैं। इसकी संतुष्टि की स्थानापन्न वस्तुओं और असली स्नायु रोग के लक्षणों, सिर दर्द, दुख का संवेदन, किसी अंग की संताप योग्य अवस्था,
इरिटेबल पोजीशन, किसी कार्य का कमजोर हो जाना या निरोध का मन में कोई अर्थ या तात्पर्य नहीं होता। इतना ही नहीं, वे मुख्यतः शरीर में प्रकट होते हैं, जैसा कि उदाहरण के हिस्टीरिया के लक्षणों में, बल्कि वे स्वयं भी शुद्धता और बिल्कुल शारीरिक कम है। उनका जन्म इस तरह के उलझनदार मानसिक तंत्रों के बिना ही होता है जिनका हमें यहाँ पता चला है। इसलिए वे वास्तव में वैसे लक्षण हैं जैसा पहले मनोस्नायु रोगों को बहुत समय तक समझा जाता रहा, पर फिर वे उस राग की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है जिसे हमने मन में कार्य करते हुए बल के रूप में जाना है। असल में इसका जवाब तो बड़ा सरल है। मैं मनोविश्लेषण पर सबसे पहले की गई आपत्तियों में से एक आपत्ति की चर्चा करता हूँ। यह कहा गया था कि मनोविश्लेषण के सिद्धांतों में स्नायविक लक्षणों की सिर्फ मनोविज्ञान द्वारा व्याख्या करने की कोशिश की गई है और इसलिए इससे कोई आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि मनोविज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों से कभी किसी भी रोग की पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। इन आलोचकों ने इस बात को भुला दिया था कि यौन कार्य जैसे सिर्फ शारीरिक चीज नहीं है, उसी तरह सिर्फ मानसिक चीज भी नहीं है। यह जैसे मानसिक जीवन को प्रभावित करता है, वैसे ही शारीरिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यह जान लेने पर कि मनोस्नायु रोगों के लक्षण इस कार्य में होने वाले किसी गड़बड़ के मानसिक परिणामों को प्रकट करते हैं, अब हमें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि असली स्नायु रोग यौन गड़बड़ियों के सीधे कायिक परिणामों को निरूपित करते हैं। चिकित्सा शास्त्र से हमें असली स्नायु रोगों को समझने की दिशा में एक उपयोगी संकेत मिलता है, जिसे बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं ने स्वीकार किया है। उनके लक्षण समूह का ब्यौरा और यह विशेषता कि उनका सब शारीरिक संस्थानों और कार्य पर एक साथ असर पड़ता है, उन रोगात्मक अवस्थाओं के असंदिग्ध रूप से मिलती जुलती है जो विजातीय टॉक्सिनों के दीर्घकालीन प्रभाव से या एकाएक हट जाने से पैदा होती है, अर्थात विषयुक्तता की या उस विष के प्रभाव की स्थितियों से असंदिग्ध रूप से मिलती जुलती है। विकारों के इन दोनों समूहों में बेसेडो के रोग अर्थात ग्रेव्स डिजीज या एक्साथर्मिक गाइटर जैसी अवस्थाओं से तुलना करने पर और भी अधिक सादृश्य दिखाई देते हैं। इस रोग की अवस्थाएं भी विष के प्रभाव से पैदा होती हैं, पर बाहर से प्राप्त विष से नहीं, बल्कि उस विष से जो अंदर के विपचन से पैदा होता है। विपचन यानी मेटाबॉलिज्म से पैदा होता है। मेरी राय में इन सादृश्यों से यह आवश्यक हो जाता है कि हम स्नायु रोग को यौन विपचन में होने वाली विक्षोभों का परिणाम मानें। ये विक्षोभ या तो इस कारण पैदा होते हैं कि व्यक्ति जितने यौन टॉक्सिनों को दूर कर सकता है उससे अधिक यौन टॉक्सिन पैदा हो जाता है, अथवा इनका कारण भी आंतरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो इन पदार्थों को उचित रीति से दूर करने में बाधा डालती हैं। यौन इच्छा के स्वरूप के बारे में ऐसी धारणाएं लोग आदिकाल से मानते आए। प्रेम को मद कहा जाता है, यह दवा के घूंट लेने से पैदा हो सकता है। इन धारणाओं में कार्य करने वाले साधन को कुछ सीमा तक बाहरी दुनिया पर प्रक्षेपित कर दिया गया है। यहाँ हमें कामजनक क्षेत्रों का स्मरण आता है और इस कथन का ध्यान आता है कि यौन उत्तेजन अनेक अंगों में पैदा हो सकता है। इससे आगे यौन विपचन या कामुकता के रसायन शास्त्र की बात बिल्कुल खोखली है। हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है और हम यह भी तय नहीं कर सकते कि दो प्रकार के यौन पदार्थ माने जाएं जिन्हें नर या स्त्री कहा जाए। यह राग से पैदा होने वाले सब उद्दीपनों का कारण एक यौन टॉक्सिन मानकर संतोष कर लिया जाए। हमने मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो भवन खड़ा किया है वह वास्तव में सिर्फ ऊपरी ढांचा है जिसे कभी न कभी इसकी शारीरिक बुनियाद पर जमाना होगा, पर यह बुनियाद अभी हमें अज्ञात है। विज्ञान के रूप में मनोविश्लेषण की विशेषता इसकी कार्य करने की विधियां हैं, इसकी वर्णित वस्तु नहीं। इन विधियों का जो सार भाग है वह सभ्यता के इतिहास पर, धर्म विज्ञान पर तथा पुराण शास्त्र पर उसी तरह लागू किया जा सकता है जैसे स्नायु रोगों के अध्ययन पर। मनोविश्लेषण का लक्ष्य और सफलता मानसिक जीवन में अचेतन की खोज ही है और कुछ नहीं। असली स्नायु रोग की समस्या जिसमें लक्षण संभाव्य सीधे टॉक्सिक अर्थात विष प्रभाव जनित आघात से पैदा होते हैं, मनोविश्लेषण के विचारणीय विषय नहीं। इससे उन पर कोई खास रोशनी नहीं पहुंच सकती। इसे वह काम जैविकीय तथा
चिकित्सा संबंधी गवेषणों के लिए ही छोड़ देना होगा। शायद अब आप यह बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैंने अपने विषय प्रतिपादन के लिए यह सिलसिला क्यों चुना। यदि मेरा विचार स्नायु रोगों के अध्ययन की भूमिका पेश करना होता तो निस्संदेह यही ठीक होता कि मैं पहले असली स्नायु रोगों के सरल रूप पेश करता और फिर उनसे चलकर राग के विक्षोभों से पैदा होने वाले अधिक उलझे हुए मनोधात्वीय विकारों पर पहुंचता। पहले विषय के बारे में मुझे अनेक स्थानों से वह सामग्री जमा करनी पड़ती जो उसके बारे में हम जानते हैं या हम समझते हैं कि हम जानते हैं, और इन पिछले स्नायु रोगों के बारे में विचार करते हुए इन अवस्थाओं के रहस्य को समझने के सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल साधन के रूप में मनोविश्लेषण को पेश करना पड़ता। पर मुझे मनोविश्लेषण की भूमिका या परिचय देना था, और ऐसा ही मैंने कहा भी था। आपको स्नायु रोगों के बारे में कुछ समझा देने की अपेक्षा मैंने आपको मनोविश्लेषण की एक रूपरेखा देना अधिक महत्वपूर्ण समझा, और इसलिए असली स्नायु रोग जिनसे मनोविश्लेषण के अध्ययन में कोई मदद नहीं मिलती उचित रूप से सामने न लाया जा सका। मैं यह भी समझता हूँ कि मेरा चुनाव आपके लिए अधिक उपयोगी था, क्योंकि मनोविश्लेषण की क्रांतिकारी स्वयं सिद्धियां और दूरगामी संबंध सूत्र इसे प्रत्येक शिक्षित की दिलचस्पी का पात्र बनाते हैं। पर स्नायु रोगों का सिद्धांत और चीजों की तरह चिकित्सा शास्त्र का ही एक प्रकरण है। फिर भी आपका यह आशा करना उचित है कि हमें असली स्नायु रोगों में कुछ दिलचस्पी होनी चाहिए। मनोस्नायु रोगों के साथ उनके निकट संबंध के कारण भी इसकी आवश्यकता है। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि असली स्नायु रोग के हम 3 शुद्ध रूप मानते हैं: न्यूरेस्थीनिया या स्नायु दुर्बलता, चिंता स्नायु रोग, और हाइपोकॉन्ड्रिया या उदासी रोग। स्नायु दुर्बलता, चिंता स्नायु रोग और या उदासी रोग, इस वर्गीकरण पर भी आपत्ति उठाई गई है। ये सब शब्द निश्चित रूप से प्रयोग में आते हैं, पर उनका अर्थ अस्पष्ट और अनिश्चित है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो स्नायविक रोगों की उलझनदार दुनिया में कोई भी भेद करने के विरोधी है, जो रोग सत्ताओं या रोग प्रारूपों में कोई भी विवेक करने पर आपत्ति उठाते हैं, और असली स्नायु रोगों और मनो स्नायु रोगों का भेद भी नहीं मानते। मेरी राय में वे अति करते हैं, और उन्होंने जो दिशा चुनी है वह तरक्की में सहायक नहीं हो सकती। ऊपर बताए गए 3 प्रकार के स्नायु रोग बहुत बार शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। यह सच है कि वे अधिकतर एक दूसरे से और किसी मनोस्नायु रोग से मिले हुए होते हैं। इस तथ्य के कारण हमें उनमें विभेद करना ही नहीं छोड़ देना चाहिए। विज्ञान में खनिज शास्त्र के खनिजों और कच्ची धातु के अंतर पर विचार कीजिए। खनिजों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, जिसका एक कारण यह है कि बहुत बार ऐसे मणियों के रूप में पाए जाते हैं जो अपने आसपास की और वस्तुओं से स्पष्टता भिन्न होते हैं। कच्ची धातु में खनिज मिले हुए होते हैं जो अकस्मात नहीं मिल गए हैं, बल्कि अपने निर्माण के समय की अवस्थाओं के अनुसार मिले हैं। स्नायु रोगों के सिद्धांत में स्नायु रोग के परिवर्धन के प्रक्रम के बारे में हमें इतनी थोड़ी जानकारी है कि अपने कच्ची धातु संबंधी ज्ञान की तरह हम कोई ज्ञान क्रमबद्ध नहीं कर सकते, पर लक्षणों के समूह में से पहचान योग्य रोग लक्षणों को जिनकी अलग अलग खनिजों से तुलना की जा सकती है पहले अलग कर लेना निश्चित ही सही दिशा में कदम उठाना है। असली स्नायु रोगों और मनोस्नायु रोगों के बीच मौजूद एक ध्यान देने योग्य संबंध सूत्र से मनोस्नायु रोगों में लक्षण निर्माण के बारे में कीमती सहायता मिलती है। असली स्नायु रोग का लक्षण बहुधा मनोस्नायु रोग के लक्षण का नाभिक या केंद्र और प्रारंभिक अवस्था होता है। असली स्नायु रोग का लक्षण बहुधा मनोस्नायु रोग के लक्षण का नाभिक या केंद्र और प्रारंभिक अवस्था होता है। इस तरह का संबंध सूत्र स्नायु दुर्बलता और उस स्थानांतरण स्नायु रोग में जिसे कन्वर्जन हिस्टीरिया कहते हैं, चिंता स्नायु रोग और चिंता हिस्टीरिया में बहुत स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि यह उदासी या हाइपोकॉन्ड्रिया में और पैराफ्रेनिया, डेमनेसिया, डिकॉक्स और पैरानोइया नामक स्नायु रोग के रूप में भी पाया जाता है, जिस पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।
उदाहरण के लिए हिस्टीरिया बारे का सिर दर्द या पीठ दर्द लीजिए। विश्लेषण से पता चलता है कि संघनन और विस्थापन द्वारा यह एक पूरी की पूरी रागात्मक कल्पनाओं या स्मृतियों की सारी श्रृंखला के लिए स्थानापन्न संतुष्टि बन गया है। पर किसी समय यह दर्द वास्तविकता था, एक यौन टॉक्सिन का प्रत्यक्ष लक्षण था, एक यौन उत्तेजन का शारीरिक प्रकाशन था। हम यह नहीं मानते कि हिस्टीरिया के सब लक्षणों में इस तरह का एक नाभिक होता है, पर बहुधा यह बात सच होती है और शरीर पर रागात्मक उत्तेजन के जो भी स्वस्थ या रोगात्मक परिणाम होते हैं वे हिस्टीरिया के लक्षण निर्माण के प्रयोजन पूरे करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। संभोग कार्य के साथ होने वाले यौन उत्तेजन के अस्थायी चिन्ह उसी तरह लक्षण निर्माण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक सामग्री के रूप में मनोस्नायु रोग को लाभ पहुंचाते हैं। इसी तरह का एक प्रक्रम निदान और चिकित्सा की दृष्टि से विशेष महत्व का है। उन व्यक्तियों में जिनमें स्नायविक होने की प्रवृत्ति मौजूद रहती है, पर जिनमें अभी बड़े पैमाने पर कोई स्नायु रोग परिवर्धित नहीं हुआ है, आमतौर से कोई अस्वस्थ शरीर अवस्था, शायद कोई प्रदाह या चोट लक्षण, प्रदाह यानी इन्फ्लेमेशन या चोट लक्षण निर्माण के काम को चालू कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप स्नायु रोग यथार्थता द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्षणों पर तेजी से झपट पड़ता है और इसे उन अचेतन कल्पनाओं को निरूपित करने में प्रयुक्त करता है जो अभिव्यक्ति के किसी साधन की प्रतीक्षा में चुप पड़ी थी। इस तरह की अवस्था में डॉक्टर पहले एक पद्धति से इलाज करेगा, फिर दूसरी से, वह या तो उस शारीरिक आधार को खत्म करने की कोशिश करेगा जिस पर लक्षण खड़ा है और उसके मुखर स्नायविक विसर्जन के बारे में परेशान नहीं होगा, अथवा स्नायु रोग का इलाज करेगा जो अवसर पाकर पैदा हो गया है और उस शारीरिक उद्दीपन को एक ओर छोड़ देगा जिसने इसे प्रेरित किया है। कभी एक रीति सफल होगी, कभी दूसरी, और सफल रीति को ही उचित माना जाएगा। इस तरह के मिले जुले केसों के लिए कोई व्यापक नियम नहीं बनाया जा सकता। Thank you very much for listening. This is the end of lecture 24. Have a nice day. Have a healthy and joyful mind.